हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 का जो ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 29वां वीडियो है, जिसमें हमने लिया है परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखिएगा, सारे अच्छे तरीके को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। और अगर आप मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर करने का कोशिश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। बात समझ रहे हैं। और दूसरा ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर जो क्वेश्चन आपसे इजीली हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो देखिए, हालांकि इस क्वेश्चंस को करने का आप लोग कोशिश कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है, 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। यानी 11 का 6 गुणज, तो पहला गुणज कितना है 11, 11 का दूसरा गुणज कितना 22। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। बिल्कुल बने रहिए और देखिएगा। और 11 का 3 गुना 33, 11 का 4 गुना 44, 11 का 5 गुना 55 और 11 का 6 गुना 66। ये कहने का मतलब था। और इन सभी के योग औसत क्या होता है। अगर औसत की बात करें तो योग बटे दी गई संख्या, यानी सभी संख्याओं का योग बटे दी गई कुल संख्या। क्या यही तो फार्मूला होता है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, बिल्कुल यही होता है। ठीक है। तो इसको आप कैसे, तो सबको आप जोड़िए। अब यहाँ पर जोड़िएगा तो मेरे उम्मीद से 33, 33, 66 और 44, 100 और 55, 155 और 66, 6 5 11, 6 5 11 12, 1 1 2, 221, 221 आ गया अगर मैं सही जोड़ा हूँ तो। और कुल कितनी संख्या है, तो आपका जवाब होगा कि 6 संख्या है। कितनी 6 संख्या, तो 6 से भाग दे देंगे तो मेरे उम्मीद से आंसर आ जाना चाहिए। देखिए 6 तो नहीं, 6 तो या 18 बच गया आपका। 4 6 8 48, नहीं, कहीं जोड़ तो गलती है। 3 3 6 4 10 5 15 6 21 हाथ रल 2, फिर 21 और 2 23, इतना होगा। ठीक है। तो बच गया यहाँ पर 5, 6 8 48 बच गया आपका। 3 6 35, यानी 38.5, ये 231 होगा। ओके, मैंने यहाँ पर जोड़ गलती किया है। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो। लेकिन क्या बेसिक तरीका करना सही रहेगा। अभी आपने देखा होगा कि कितना टाइम लगता है बेसिक तरीके से करने से, है ना। तो इसका शॉर्टकट भी कर लेना चाहिए। देखिए, बेसिक तरीका मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो व्यूवर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वह कहने का मतलब बेसिक स्टूडेंट हैं, नॉर्मल स्टूडेंट हैं और बहुत सारे अच्छे भी स्टूडेंट हैं। तो जो बेसिक स्टूडेंट है उसके लिए मैं बेसिक चीज़ें कराता हूँ, यानी बेसिक तरीका करा देता हूँ। लेकिन जो फास्ट करना चाहते हैं, ये सब तरीके से बोर हो चुके हैं, तो चलिए उसके लिए फास्ट तरीके को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो फास्ट तरीका का औसत निकालने के लिए हो सकता है, देखिए, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो ठीक है,
तो ये मैं फास्ट तरीके से करा रहा हूँ। तो प्रथम संख्या देखिए, 11 को 1 से गुना कीजिएगा तो प्रथम संख्या आएगा, और 11 को 6 से गुना कीजिएगा तो वो अंतिम संख्या होगा। तो प्रथम संख्या कितना है 11, अंतिम संख्या कितना 66/2, तो ये कितना आएगा 77/2, और 77/2 का मतलब 38.5 है ना। तो डायरेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये सब आपको लगाने के लिए आना चाहिए। हालांकि ये एपी से निकल कर आता है, जो 10th में आप पढ़े होंगे एपी से रिलेटेड क्वेश्चन, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, तो समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी, इसको भी चाहिए, अगर आप चाहो तो बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे बेसिक तरीका यूज करने का मतलब क्या बोला है कि कितनी राशि मिलेगी, यानी मिश्रधन के बारे में पूछ रहा है। तो मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो रेट दिया है, मूलधन दिया है, टाइम दिया है। तो P इंटू 1 + R/100 पर पावर T या N कह सकते हैं, T या N। ये मूलधन है आपका, और ये आपका रेट है, और ये आपका टाइम है। तो इससे आप निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन इससे निकालोगे तो आपका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप जो है इसको शॉर्टकट करने का कोशिश करें। तो शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं इस बात को समझिएगा, मैं जितना सा समझा रहा हूँ। आप इस 12.5% को पकड़िए, 12.5% जो रेट दिया है। तो 12.5% का अगर मैं यानी इसको कटा पिटा के हल करूँ तो ये 1/8 आएगा। नहीं तो आप कटा पिटा के देखिएगा, जैसे कहने का मतलब ये 12.5% है, तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100, और ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे में 1000, तो ये 1/8 आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये जो नीचे वाला डाटा है वो मूलधन है, और ये ऊपर वाले जो डाटा है वो आपका CI है, ठीक है। तो अमाउंट बराबर क्या फार्मूला होता है, मूलधन प्लस CI। लेकिन ये जो एक ब्याज मिला है CI, जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, वह 1 वर्ष में मिला है। 8 पर 1 वर्ष में 1 ब्याज मिल रहा है, तो हमें 2 वर्ष तक 3 वर्ष तक जाना है। तो यहाँ पर जो मैं रेशियो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूँगा वो होगा मूलधन और अमाउंट का रेशियो। नीचे वाला क्या है, मूलधन है 8, और ऊपर वाला ब्याज है, तो मिश्रधन कितना होगा 8 × 9। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब टाइम को देखूंगा, यहाँ टाइम कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, इस पर पावर मैं 3 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, पावर 3। तो ये जाकर रेशियो बनेगा 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब कितना 512, 9 का क्यूब 729। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। तो ये मूलधन का रेशियो आया 512 और अमाउंट का रेशियो आया 729, यानी मिश्रधन कितनी हो जाएगी वो बात कर रहा है, लेकिन ये रियल आंसर तो है नहीं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो रियल आंसर क्या है, देखिए ये जो 512 है, ये इसी 512 का वैल्यू जो रियल में मूलधन दिया है वह 1024/10। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हूँ। यानी मूलधन हमें इतना दिया है, जो कि अगर मैं अनुपात में देखूं तो इतना है। ये मैंने कैसे निकाला, टाइम जितना दिया था उसका उतना पावर करके। बात समझ रहे हैं? तो ये इसका कितना गुना है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये इसका 20 गुना है। कितना गुना है? 20 गुना। तो आप इसका भी 20 गुना कर दीजिए ना, डायरेक्ट आंसर। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 7 दूनी 14, 580 डायरेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इतना सा में कहानी ख़त्म। और कैलकुलेशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं हुई है ना। इसको अगर करने के लिए बैठे तो आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा खिंचाएगा। तो बेहतर है कि शॉर्टकट अपनाइए, क्योंकि हमें पता है दोस्त, अब इस मेथड से ज़्यादा से ज़्यादा अगर चक्रवृद्धि ब्याज का 10 सवाल दे दिया जाए और 10 मिनट दे दिया जाए, तो मेरे उम्मीद से 5 से 6 सवाल करते करते आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि कुछ अलग तरीका को समझिए, सीखिए। करने का इसे और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ भी वही चीज़ है,
कह रहा है कि शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें से प्रत्येक वर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या का 1/8 हिस्सा बढ़ जाता है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ भी वही बात कर रहा है, ये रेट दिया हुआ है, यहाँ भी ये 12.5% दिया हुआ है, 12.5% की दर से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 1/8 हिस्सा बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? तो यहाँ पर जनसंख्या दे दिया और वहाँ पर ब्याज व्याज के मूलधन वूलधन की चर्चा कर रही थी। सवाल तो वही है, सवाल में कोई चेंजिंग नहीं है, सवाल वही है, सिर्फ यहाँ पर जनसंख्या मेंशन किया है। तो आपको जनसंख्या ना मानकर इसको मूलधन ही मान लीजिए कि मूलधन आपके पास 6400 है, ठीक है। और टाइम यहाँ पर 2 वर्ष दे दिया है और रेट आपका 12.5% है। कितना है? 12.5%। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर 1/8 दे दिया था, आसान कर दिया है, तो हमको उससे कोई लेना देना है नहीं। डायरेक्ट इस 1/8 को पकड़ूंगा। 1/8 कहने का मतलब अगर मैं मूलधन और अमाउंट का रेशियो लूँ, क्योंकि 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, तो मतलब टोटल कितनी हो जाएगी, 64,000 ये और जो ब्याज आएगा वो वाला हिस्सा। क्या बात समझ रहे? तो 8 पर 1 बढ़ रहा है तो 9 हो रहा है, 8 पर 1 बढ़ रहा है तो 9 हो रहा है 1 साल में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 2 साल, तो यहाँ पर पावर 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों पर पावर 2, तो ये 8 8 64, ये 9 9 81। बात समझ रहे? तो 64 की वैल्यू 6400 है, 64,000 है, तो 8100 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 64 पर 3 जीरो चिपका है, तो आप 8100 पर भी 3 जीरो चिपका दीजिए। तो 81 पर 3 जीरो चिपका दीजिए, तो 81,000 ये हमारा डायरेक्ट आंसर। क्या इसमें कोई तुल्य था? अगर आप उस मेथड से करते हैं तो फिर आपका टाइम लग सकता था, या तो 1/8 करते हैं, ऐसे करते हैं 6400 का 1/8 यानी 64,000 का 1/8 यहाँ से निकालते हैं, तो अच्छा 8,000 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 8,000, तो ये 7200 हुआ है ना। फिर इसका 1/8 करते हैं, दूसरा साल में जाते हैं, ये पहला साल का हो गया, पहला साल में इतना हो गया। अब दूसरे साल में फिर 9,000 बढ़ जाता, फिर तो 9,000 इसमें ऐड करते हैं तो फिर 8100 होता। तो ज़्यादा कैलकुलेशन में क्यों पढ़ना? बात समझ रहे हैं? जहाँ सही तरीका मिल रहा है वहाँ घिच मिच में क्यों पढ़े? बात समझ रहे हैं? तो देखिए, राम मोहन को 20% लाभ पर एक सूटकेस बेचता है, ठीक है। मोहन इसे 40% लाभ पर श्याम को बेचता है। श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है, तो राम ने इसे किस मूल्य पर खरीदा होगा? ये बात कह रहा है। तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। राम है, उसके बाद मोहन है, राम ने मोहन को बेचा, हाँ मोहन है, उसके बाद एक श्याम जी आए हैं, ठीक है। तो ये 3 आदमी की चर्चा हो रही है, इसका मैं अनुपात ले लूँगा। इस 20% को देखूंगा तो ये 20% का मतलब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि 1/5, यानी ये जो नीचे वाला होगा वह क्रय मूल्य होगा, और एक जो ये है वह क्रय मूल्य पर जितना लाभ कमा रहा है वो है। यहाँ तो लाभ ही तो बोल रहा है, यानी लाभ जो ऊपर वाले जो होंगे या तो लाभ होंगे या तो हानि होंगे। इस बात को समझिए, यानी राम ने 5 में कोई वस्तु खरीदा और वह 1 लाभ कमाकर 6 में बेच रहा है मोहन के पास। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक। मोहन इसे 40% लाभ पर बेचता है। 40% का मतलब अगर देखें तो ये हो जाएगा 2/5, यानी इसका मतलब मोहन ने 5 में खरीदा है और बेच रहा है 2 ज़्यादा में, यानी 7 में। इसने 5 में खरीदा मोहन ने और 2 ज़्यादा में बेच रहा है, यानी 7 में बेच रहा है। क्या इस टाइप के आप अनुपात वाले क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं बनाए? या तो रीजनिंग या मैथ में भी जो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं तो उसमें बनाए होंगे कि जहाँ ये अनुपात भी इतना है, बी अनुपात से इतना है, तो ABC क्या होगा? क्या इस तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो इसको हम तीनों का अनुपात निकालना चाहें तो क्या करेंगे? तो मेरा एक तरीका होता है कि जिधर जो खाली है उसको भर दीजिए। 6 के आगे में 6 खाली था तो मैंने 6 यहाँ भर दिया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? भरने का फ़ायदा क्या होगा बताते हैं। 6 यानी यहाँ पर भर दिए, और इधर 5 के आगे खाली है, इस 5 के आगे तो इधर 5 भर दिए। बस इसको डायरेक्ट गुना कीजिए 25, और यहाँ पर
30 और यहाँ पर 42। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? अब हाँ, मैंने बताया कि ये इस तरह से भरने से क्या फ़ायदा होगा। तो एक बात बताते हैं दोस्त, जब ये भरने वाला सिस्टम अगर समझ गए ना, तो जहाँ पर यहाँ पर तो दो गो का अनुपात ना था, राम मोहन, मोहन और श्याम। हो सकता है कोई बंदा आ जाए सोहन और कुंदन, तो फिर थोड़ा सा लंबा डाटा खिंचाता है कि नहीं। तो उस स्थिति में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आता है और जल्दी हो जाता है। हालांकि अगर नहीं मतलब कि समझ में आया कि ये चीज़ क्यों, तो फिलहाल लोगों पे समझिए। और मेरे अगर पहले का वीडियो देखिएगा, प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन जो करवाए हैं, तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, तो उसको समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है, श्याम इसके लिए 1430 रुपया दिया है, लेकिन मैं अनुपात में देखूँ तो श्याम को कितना लग रहा है, 42 रुपये लग रहा है। कितना रुपया लग रहा है? अनुपातिक मूल्य देखें तो 42 अनुपात लग रहा है। श्याम को कितना अनुपात लग रहा है? 42। और रियल में कितना लग रहा है? 1430। कितना लग रहा है? 1430। तो आगे हमसे पूछा क्या है, राम इसे किस मूल्य पर खरीदा है? तो राम के लिए ये 25 है कि राम उस वस्तु को 25 में खरीदा है। तो 42 की वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू अगर मैं कहूँ, एक अनुपात की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 1430/42। अगर मैं पुनः कहूँ कि इस एक को आप 25 बना दो, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें 25 का अनुपात की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें 25 अनुपात की वैल्यू चाहिए। क्या मेरी बात को समझ रहा है? तो इसको 25 बनाने के लिए आप क्या करोगे कि 25 से गुना कर दोगे, तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 अनुपात बन जाएगा। तो जब आप इधर गुना किए तो आप इसमें भी आप 25 का गुना कर दो, यानी 1430/42 गुना 25, ठीक है। बस इसको कटाइए पिटाइए, देखिए जो आंसर आ जाए। मेरे उम्मीद से ये पॉइंट में आंसर आने वाले हैं, और पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आप कटा कर देखिए ना, 2 से माना कि कटा लिया, ये 21, 2 से ये 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, इतना। क्या पॉइंट में नहीं आएगा? आएगा, और पॉइंट में एक ही ऑप्शन है। ये ऑप्शन मैंने सेट नहीं किया है, एग्जामिनर खुद सेट किया है। ये मैंने कहा ना कि जितने भी मैं क्वेश्चंस को लेता हूँ वो टोटल मैं प्रीवियस ईयर से लेता हूँ, चाहे वह जेई का हो, चाहे एलपी का हो, चाहे वह टेक्नीशियन का हो। एलपी टेक्नीशियन तो पिछली बार एक ही साथ हुआ था, तो या तो फिर ग्रुप डी या एनटीपीसी। तो मैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को उठाता हूँ, जो क्वेश्चंस देखता हूँ कि अधिकतर इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के मैं क्वेश्चंस को उठाता हूँ और उसका सॉल्यूशन कराने का कोशिश करता हूँ। बस मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे सकूँ। देखिए दोस्त, मैं एक बात बताता हूँ, जो कॉन्सेप्ट लोग सीखने में महीने साल लगा देते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। जो कि ये सब कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट सीखने में इंसान को कम से कम बहुत समय लग जाता है। बेसिक स्टूडेंट अगर मान लीजिए अगर 6 महीने साल भर से कोई तैयारी शुरू किया है, तो हो सकता है कि कुछ ने तो ये सब कॉन्सेप्ट सीखा हो, लेकिन अधिकतर छात्र जो है ये सब कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे। बात समझ रहे हैं? तो समझिए, और क्या। नहीं समझिएगा तो फिर नुकसान आपका है। चलिए देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है, यदि आयत का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, करने का इसमें जितने भी क्वेश्चन है, हो सकता है सभी क्वेश्चन कर दो आप लोग, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कि टाइम लिमिट के साथ कि आपको इतने टाइम में करना है, तो फिर आप मतलब कि आप सभी का ना जो बेसिक स्टूडेंट हैं, तो वो कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे, टाइम लिमिट में मार खा जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल ही बेसिक तरीके से करेंगे, जिसके वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। तो कभी आप गौर किए होंगे, अगर कहीं टेस्ट वेस्ट मारने जाते होंगे, तो कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जो क्वेश्चंस नॉर्मल स्टूडेंट 1-1.5 मिनट में कर रहा होगा, वो क्वेश्चन एक जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो अंडर 10 के स्टूडेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं उसको 15-20 सेकंड में करके निकल जाते होंगे। कारण जानते हैं? कारण यही है कि वो यही सब तरीका को इस्तेमाल करते हैं, ना कि वो बेसिक तरीका। तो उस तरीके को समझने का प्रयास कीजिए,
इससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपका जो मैथ और रीजनिंग का स्कोर है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप अप्लाई करके देखिएगा जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10% अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब कुछ लोग x मान के कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों कहूँ कि x क्यों मानूँ। यहाँ पर अगर मैं इस 10% को ही पकड़ लूँ तो 10% का मतलब क्या, 1/10। ये इसने कहा क्या है, लंबाई उसकी चौड़ाई से जिसके आगे में से लगा है वही नीचे वाला मान है, ये भी है। और कह रहे 10% अधिक है, यानी 10 से 1 जो अधिक है वो आपका लंबाई हो जाएगा। यानी अगर मैं चौड़ाई और लंबाई की बात करें, चौड़ाई 10 है और 10 पर 1 ज़्यादा लंबाई है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। तो देखिए अब इन दोनों को आप आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10 गुना 11 कीजिएगा कितना, 110। तो यहाँ तेले है 110, इसका मतलब जो मान निकला हुआ रियलिटी मान है, रियल में मान है। इसका मतलब हमसे पूछा क्या, चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई निकला क्या है 10। 10 खत्म हो गया, बस कहानी खत्म। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ से अगर x लगा देते हैं, आप अगर x लगा देते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है 10x है, इसकी लंबाई 11x है, तो इन दोनों का गुना कीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10x गुना 11x बराबर 110, ये होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ समझ तो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कटाइएगा तो ये तो कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, 1 आ गया। एक्स यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो एक्स बराबर क्या, 1। वही मान यहाँ पर 1 पुट कीजिए फिर होगा। तो क्या करना जरूरी है, सबको है क्या, नहीं, बस काम खत्म। और हाँ, अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है थोड़ा सा भी तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्त ऐसा मत कीजिए। अगर पसंद आती है, चाहे हम रहें चाहे कोई रहे, तो उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक करने से आपका कुछ घट नहीं जाएगा, ये बात आप भी जानते हैं और सब भी जानते हैं कि आपके लाइक से कुछ घटता नहीं है कि नहीं, आपको पैसा वैसा नहीं लगता है। बात समझ रहे हैं? तो समझिए और क्या कहेंगे। तो देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ABC 90 डिग्री, AC बराबर 10, BC बराबर 8, तो AB की लंबाई क्या होगा। यानी कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 20 समकोण है। यहाँ बीच में जो चीज़ है वही समकोण है। कहने का मतलब अगर लिखा रहे कहीं कोण CBD बराबर समकोण है 90 डिग्री है, इसका मतलब ये B जो बीच में दिख रहा है ना, यही समकोण है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ A, यहाँ पर क्या है बीच में, तो इसको B मानना होगा, ये C। बात समझ रहे होंगे। अब इसने कहा कि AC 10 है, ये 10, BC 8 है, ये 8। अब कुछ लोग यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, तो थोड़ा बहुत छोटा बहुत ट्रिपलेट याद होना चाहिए। माना कि बड़ी बड़ी ट्रिपलेट याद ना हो, लेकिन छोटा बहुत याद होना चाहिए। 10, 8, 6 का ट्रिपलेट बनता है, तो इसका मतलब हमसे AB पूछा है तो AB 6 हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो सीधा सीधा बात समझिए कि पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लाइए। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ट्रिपलेट लगाने का कोशिश करें, जो कि आपको ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने देखा किसका, हमें छोटा सा ट्रिपलेट याद था कि जानते हैं क्या, 3, 4, 5 का, 3, 4, 5 का। लेकिन आप कहोगे कि ये चीज़ तो नहीं है, ये 10 है, ये 8 है। तो अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूँ इस पूरे को, तो ये क्या बनेंगे, 10, 8, 6, क्या बने। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो ट्रिपलेट को आप किसी भी संख्या से गुना कीजिए, भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आंसर है। तो 6 आ गया, 8 था, 1 बचा 10 था, तो ये 6 आ गया। बस ये कहानी खत्म। चलिए देखिए नेक्स्ट। एक कार्य को रामू 36 दिन में, कानू 32 दिन में कर सकता है। वह एक साथ 12 दिन तक कार्य
करते हैं और कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि भारी तो नहीं है, लेकिन जो तरीका से मैं कराऊंगा वो तरीका आपको और भी इजी प्रश्न को बना देगा, हल को। बात समझ रहे हैं? तो देखिए कैसे कहता है कि रामू 36 दिन में कर रहा है और कानू 32 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम क्या होगा? तो आपका जवाब होगा, अगर फास्ट निकालने आता है तो निकालिए, नहीं तो फिर आप निकाल कर अलग से निकाल कर देखिएगा। 9 गुना 8 गुना 4, ये इसका एलसीएम होगा। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया माइंड में ही, हालांकि आप इस 36 और 32 का एलसीएम निकालिएगा तो यही आएगा। ठीक है, इसको गुना करने पर जितना आए वही आएगा। मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि हमको अब कटाने में आसान हो जाएगा। बस इसको भाग देना है 36 से, तो 9 चौके 36 बच गया कितना? 8। 32 से भाग देना, 8 चौके 32 बच गया कितना? 9, है ना। तो कटाने में आसान होगा, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा लिख दिया। हालांकि आप चाहो तो गुना करके लिख सकते हैं। तो अब ये है क्या, इस बात को समझिएगा। हालांकि जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, ये आपका काम है। ये क्या है? काम, कामा नहीं, काम। ठीक है, काम है। और ये आपकी क्षमता है, आपकी नहीं, ये राम की और कानू की। राम की क्षमता 8 है और कानू की क्षमता 9 है। तो आपको एक चीज़ तो याद ही हो गया होगा, अगर पहले से देख रहे हैं तो काम बराबर एक फार्मूला होता है, समय गुना क्षमता। क्या होता है? समय गुना क्षमता। ठीक है, समय गुना क्षमता, ये होता है। तो रामू की क्षमता 8 है, कानू की क्षमता 9 है। तो कहता है दोनों वे एक साथ 12 दिन तक करते हैं। ठीक है, तो काम बराबर क्या? समय गुना क्षमता। तो यहाँ पर अगर काम की बात करूँ तो समय कितना ले रहा है? 12 दिन ले रहा है। और क्षमता आप कैसे यहाँ पर लिखूँ? क्षमता लिखूँ कैसे? तो दोनों एक साथ कर रहे हैं। अगर रामू 8 काम कर रहे हैं, वही कानू 9 काम कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ करने पर कितना? 17 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 17 काम। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ, समझ तो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ यानी ये टोटल काम थोड़ी ना हो गया, ये कुछ ही काम हुआ। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ये कुछ ही काम हुआ, थोड़ा सा काम हुआ, ये टोटल काम नहीं हुआ। वर्क, ये जो वर्क मतलब यहाँ पर W लिखा है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, W बराबर T × E। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका टोटल काम नहीं है, ये कुछ काम हुआ है। तो बाकी बात बचा हुआ काम जो कहता है यहाँ पर, तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया? इतना काम तो कर दिए, तो कुछ काम तो शेष बचा होगा। तो चलिए अब यहाँ पर कर सकते हैं कि इनको भी गुना कर सकते हैं और इसको भी गुना करके बदल सकते हैं, लेकिन नहीं हो बदलिएगा तो काम चलेगा। तो देखते हैं ये काम का कितना हिस्सा है। टोटल काम को नीचे लिखेंगे, काम का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कि ये तो कुछ काम हुआ हो गया है, जो नहीं हुआ होगा उसको अभी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो काम हुआ है टोटल कितना? 9 गुना 8 गुना 4, और अभी तक हुआ कितना काम है? इतना, यानी 12 गुना 17। ठीक है, इसको कटाइए, 4 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, तो ये 17/24 आ गया। यानी 24 में से 17 काम हुआ है। 24 में से 17 काम हुआ है, तो बचा हुआ कितना काम है? टोटल 24 का नीचे तो लिखना ही है। तो देखिए 24 में से 17 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 7 काम। तो यही तो पूछ रहा है कि कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, तो 7/24 राइट आंसर। अगर नहीं समझे तो पुनः इसको समझने का कोशिश कीजिए। बात समझ रहे? नहीं तो हम कितनों समझाते रह जाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे। ये देखिए, ये काम हुआ हिस्सा है जो हो गया, जो 12 दिन में हो गया। ये 12 दिन का काम है, ये 12 दिन का काम है, ये टोटल दिन का नहीं है। बाकी बात कुछ काम बचा होगा। बात समझ रहे हैं? ये 24 में से 12 दिन में जो हुआ है, 24 में से 17 काम हुआ है, तो बचा हुआ है 7/24, यानी 17 काम घटा दीजिएगा 24 में, तो बचेगा कितना? 7। तो ये शेष काम है। ये क्या है? शेष काम। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं?
समझ रहे होंगे, नहीं तो देखिए नेक्स्ट। दोस्त मैथ और रीजनिंग से आप परेशान हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपका ज़रूर मतलब कि प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे टाइप का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो एक कहने का मतलब कि एग्ज़ाम से पहले जिस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहिए। बात समझ रहे हैं तो समझिए। देखिए कोस एक्स बराबर 3/5 है, तो साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स का मान क्या होगा। तो बस डायरेक्ट आप एक त्रिभुज, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर कोस थीटा लिखा है यानी कोस एक्स, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि b/h होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी ऊपर वाला वैल्यू आधार है। तो किसी भी कोण को मान लीजिए, अगर इसको आप लिखना ही चाहते हैं ABC, तो चलिए, तो आधार ऊपर वाला डाटा क्या है, आधार 3, कर्ण 5, तो ये कितना निकल जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 4। तो हमारे पास लंब निकल गया, ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका B हो गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो जब ये तीनों चीज़ हमें फाइंड हो गया, तो क्यों ना हम इसमें पुट कर दें, क्योंकि हमें लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। ये चीज़ कैसे निकालें, आप मतलब पाइथागोरस लगा कर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा बेकार है, यहाँ पर पाइथागोरस लगाना बेकार है। ट्रिपलेट छोटा सा याद रखिए, 3 4 5 का, 3 4 5 का। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया, हमें 5 3 दिया था, तो ये डायरेक्ट मैंने 4 लिख दिया। बात समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट होता कुछ नहीं है, मेरी बात को समझिए। ट्रिपलेट जो होता है कुछ नहीं, बस आपको 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा ऑटोमेटिक पता चल जाना चाहिए, वही ट्रिपलेट होता है, और कुछ नहीं, जो कि पाइथागोरस लगाकर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, अगर बात करूँ तो ये p/h होता है। तो p का वैल्यू कितना, 4, और h का वैल्यू कितना, 5। तो यहाँ से ये साइन x बराबर ये आया। अब क्यूब है, माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस। अब यहाँ पर क्यूब है, इसका मतलब 4 पर पावर क्यूब, और 5 पर भी पावर क्यूब। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, तो समझ रहे होंगे। तो अगर ये पूरे पर होल क्यूब, मतलब कि पूरे पर क्यूब कर देते हैं, तब पर भी चलता। बात समझ रहे हैं, तो चलिए, तो ये 4/5, और ये 4 चौक 16 चौक 64। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64/125। 5 का क्यूब कितना, 125। तो इसको हल कीजिएगा, 125 चौके यानी 25 चौके 100 माइनस 64/125। तो ये कितना निकल जाएगा, 36/125। अब यहाँ पर कुछ दोस्त भाग देने भिड़ जाएंगे। बेहतर है कि आप नीचे वाले को जीरो बनाने का कोशिश कीजिए। जब भी नीचे में 5 का 25 दिखे, 125 दिखे, 5 दिखे, तो आप नीचे में जीरो बनाने का कोशिश कीजिए। जीरो बनाने का मतलब क्या, इसको कहीं ना कहीं आप 100 में, 10 में, 1000 में बदलने का कोशिश कीजिए, जो कि भाग देना आसान हो जाएगा। तो हमें तो दिख रहा है कि 125 को 8 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो आप ऊपर वाले को भी 8 से गुना कर दीजिए। तो ऊपर वाले को 8 से गुना करेंगे तो 8 6 48, 8 3 24, 4 28, इतना। और नीचे में 125 गुना 8 1000। तो 1000 से भाग लगाना कितना आसान हो जाता है, कि नहीं। 0.3 यानी 1 के बाद 3 जीरो है, तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, यानी 288, डायरेक्ट आंसर। तो समझिए, ये सब थोड़ा फास्ट करने का तरीका है, और कुछ नहीं। बात समझ रहे हैं। तो देखिए, मैथ 2 चीज़ पे टिका है, एक आपका दिमाग, एक कैलकुलेशन। आप कहाँ पे कौन सा चीज़ लगाइएगा, वो आपके दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक कर जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, तब आपका मैथ फास्ट बनेगा। और कुछ सूत्र वगैरह भी, जैसे देखिए नेक्स्ट, एक संख्या 350 में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं, करने का तो आप हर भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं वह सब तरीका नहीं कहूँगा। अब पहले
के नंबर को ओल्ड संख्या मानिए और बाद के संख्या यानी बाद वाले को न्यू नंबर मानिए। ठीक है, तो मैं अगर 20% को पकड़ूं तो ये क्या होगा 1/5, यानी पहले 5 था बाद में 6 हो गया, क्योंकि इसने कहा है कि 20% वृद्धि करते हैं। पहले 20%, फिर कहता है 25% कमी करते हैं। अगर मैं 25% को देखूं तो 1/4, तो 4 पहले 4 था, यहाँ पर क्या किसकी बात की गई है, कमी की, यानी 4 में 1 कम 3। तो अब इसको मैं गुना कर दूं तो ये 20 और ये 18। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो पुराना संख्या पहले वाले संख्या कितना है, पहले 350, तो ये 20 का वैल्यू 350, तो आप 18 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 का वैल्यू 35 आ जाएगा। अगर कटाइएगा तो 2 का वैल्यू एक जीरो कट गया, 2 का वैल्यू 45। क्या मेरी बात को समझ रहे, 35। तो आप 2 को 9, अगर चलिए कोई बात नहीं समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पर मैं सीधा समझाता हूँ। 20 का वैल्यू 20 अनुपात का वैल्यू 350 है, तो यहाँ से एक जीरो कटा दिए तो 2 अनुपात की वैल्यू कितना बन गया, तो आपका जवाब होगा कि 35। तो हमें चाहिए 18 अनुपात का वैल्यू, तो 2 को 18 बनाने के लिए किससे गुना कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा 9 से गुना कर दीजिए ना, तो ये 18 हो जाएगा। तो आप इधर भी 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 × 5 = 45, 9 × 27 = 4, 31, तो ये 315, तो ये 315 डायरेक्ट आंसर। अन्यथा यहाँ पर आप कर क्या सकते थे, मेरे उम्मीद से देखिए, हो सकता है कुछ लोग कर सकते हैं ऐसे और कुछ लोग इससे भी अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं। तो ये 315 आ गए। नॉर्मल स्टूडेंट जो होंगे वो करेंगे 350 में 20% वृद्धि, 20% वृद्धि इसका निकालिएगा 20%, फिर यहाँ से कटाइएगा 1/5, फिर यहाँ से 70, तो इसमें 70 को बढ़ा देना है, 335 में यानी 350 में प्लस 70 करना है, फिर जाकर ये आ जाएगा 0, 7 × 5 = 12, 420। फिर इस 420 में 25% घटाना है, तो इसका 25% निकालिएगा, फिर जाकर 420 में घटाइएगा, तब जाकर आंसर करें। तो ये सब बकवास तरीका है, बात समझ रहे हैं। ये सब शुरुआती में अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब वो सब तरीके को छोड़िए और नए तरीके को सीखिए कि कैसे जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर पैदल चलता है, तो औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर औसत गति बराबर जो होगा फॉर्मूला, औसत गति के बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, देखिए अब कुल दूरी कैसे ज्ञात करें। देखिए पहले 320 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, तो 40 40 80 और 320 400 किलोमीटर, कुल दूरी कितना 400 किलोमीटर, बात समझ रहे हैं। तो ये 400 किलोमीटर कुल दूरी। अब कुल समय कैसे निकालें, तो कुल समय 8 घंटा 5 घंटा 13 घंटा और 7 घंटा 20 घंटा, तो कुल समय 20, बस निकल गया, काम खत्म, 20 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका राइट आंसर। अब कुछ लोग कहेंगे कि पिछली वीडियो में तो औसत का कुछ और ही फार्मूला बताए थे, हाँ तो लेकिन वहाँ प्रश्न कुछ और था। वहाँ पर जो था कि एक व्यक्ति ए से बी तक 5 के रफ्तार से गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गया, फिर बी से सी तक आने में इधर से गया, फिर इधर से आने में 6 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से गया। तो उस स्थिति में मैंने जो फार्मूला यूज किया था, जो वहाँ पर 2xy/x + y, ये चीज़ वहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था। अब xy क्या है, किसी भी चल को आप x मान सकते हैं, किसी भी चल को y, ये चीज़ था। तो वहाँ पर एक अलग बात था और यहाँ एक अलग बात है, बात समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन की मतलब कि उसको समझिए कि कहाँ क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है तो इजी, बट कुछ लोग इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से लगाने के लिए भिड़ जाएंगे, m-b का होल स्क्वायर करने के लिए भिड़ जाएंगे। लेकिन जब इतना आसान डाटा दिया रहे तो क्या हमें सूत्र लगाना पड़ेगा क्या?
अब कैसे, मेरी बात को समझिए। ए बी की वैल्यू मैंने देख रहा है कि 21 है। ए बी का मतलब क्या, ए गुना बी। क्या हम 21 को तोड़ सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ तोड़ तो सकते हैं। तो अगर मैं इसको 7 गुना 3 लिख दूँ तो काम चलेगा क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ 7 या 21 तो होता है। वही यानी ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 3, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या ये 4 आ गया घट कर क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, तो वही वैल्यू है ए बी की। बस यहाँ पर पुट कीजिए, ए का वैल्यू 7, 7 का क्यूब कितना 343, बी का वैल्यू 3, 3 का क्यूब कितना 27। बस अब घटाइए आपका आंसर, तो 6, 6 लास्ट में यहाँ 200, ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाला नहीं, लास्ट में यहाँ पर ये है, तो ये राइट आंसर 316। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को समझिए आप, ये नहीं कि यहाँ पर करने के लिए भिड़ जाइए। तो देखिए हमने इसलिए कहा ना कि कमज़ोर स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, बात समझ रहे, क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे कहीं ना कहीं वह यहाँ पर सूत्र लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या सूत्र लगाना ज़रूरी है क्या? नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से रीजनिंग की कहानी शुरू। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन इजी है। यहाँ पर जो ये लिखा है ये राम कहानी को भाड़ में जाने दीजिए, लेकिन आप यहाँ पर इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पर क्या रिलेशन है। इसने भी यही कहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इसने कहा है कि उदाहरण के लिए 13, 13 पर संक्रिया जैसे जोड़ना, मिटाना, गुना करना आदि 13 में किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1, 3 में नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन 13 वेरा है कहाँ, नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। 6 या 18 सिंपल दिख रहा है, 15 या 45 450 यहाँ पर दिख रहा है आराम से। तो बस ये दोनों का गुना करके यहाँ है, ये दोनों का गुना करके यहाँ है। तो ऑप्शन में भी देखिए ये दोनों का गुना करके कहाँ, 1 गुना 2 करेंगे 2, यहीं पर फिट है, कहाँ खत्म कहानी। यहाँ पर कीजिएगा बच्चा का 72, यहाँ पर 64 है, तो ये नहीं हो सकता, बाकी बात चेक कीजिए। तो ये इजी है। ये सब देखिए, ये सब जो देता है ना ज़्यादातर फंसाने के लिए देता है, बात समझ रहे। तो ये लैंग्वेज जो है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। आप इस पर ही आप रिलेशन ढूंढने का कोशिश कीजिए कि क्या रिलेशन है, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 अंकीय संख्या पर आधारित है। उदाहरण के लिए ये 3 अंक का संख्या दिख रहा है ना, बाएं से दाएं जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर 246 में देखा जाए तो पहला अंक 2 है, दूसरा अंक 4 है, तीसरा अंक 6 है। तो ये बात इसने कहा है कि इस तरह से देखना है। नोट, सभी संक्रियाएं यानी कुछ सूचना दिया है बाएं से दाएं जानी चाहिए। जो भी इसमें कार्यक्रम करेंगे इस संख्या में वो बाएं से दाएं जाना चाहिए। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 4 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 4 जोड़ देना चाहिए। तो दूसरा संख्या कौन, ये बीच वाला, ये बीच वाला, ये बीच वाला, ये बीच वाला, है ना। तो सब में 4 जोड़ना है। क्या करना है, सब में 4 ऐड करना है तो दूसरा संख्या में। तो नया संख्या क्या बनेगा, तो आपका जवाब होगा कि पहला जो बना 474, दूसरा जो बना ये 393, यहाँ जोड़ते जाइए ना। अब यहाँ से नहीं जोड़ लीजिएगा, यहाँ से बीच वाला में बोला है जोड़ने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 463, ये हो जाएगा 264 और ये हो जाएगा 362, ये ना 362। अब इसने क्या कहा कि कितनी संख्या दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य है, यानी दूसरा अंक बीच वाला जो है, बीच वाला वह तीसरे से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इसने कहा दूसरा अंक तीसरे से पूरा भाग लग जाए। क्या इस 4 से इस 7 में भाग लगेगा, नहीं, तो ये कहानी खत्म। क्या इस 9 में इस 3 से भाग लगेगा, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, तो ये चलेगा। क्या इस 6 में इस 3 से भाग लगेगा, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, ये भी चलेगा। क्या इस 6 में इस 4 से पूरी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये कहानी नहीं होगा। क्या इस 6 में इस 2 से भाग लगेगा, तो आपका जवाब होगा कि हाँ लगेगा। तो टोटल कई को इस तरह का संख्या मिला जिसमें भाग लग गया, तो 1 2 3, ये वाला नहीं, ये वाला 3 ठो।
तो इसका राइट आंसर 3। बस इस सब में कुछ नहीं होता है, लैंग्वेज का खेल है, पढ़िए समझते जाइए करते जाइए, बस आपका तरीका इसमें फास्ट होनी चाहिए, है ना, आपकी सोचने की नज़रिया अलग होनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए बिंदु ए से शुरू करके रवि उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। तो बिंदु ए, कोई ए पॉइंट से है, ये उत्तर की ओर 30 मीटर जा रहा है, उत्तर की ओर मतलब ऊपर ले जाएंगे 30 मीटर। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऊपर ले जाना है, हम नीचे काहे न ले जाएंगे, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था दिशा निर्देश से जब क्वेश्चन आए डायरेक्शन से रिलेटेड, तो आप एक पॉइंट मानिए, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो कि इसने कहा कि ए से स्टार्ट करना है। तो उसी प्रकार से अगर ऊपर जा रहे हैं तो उत्तर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो दक्षिण जा रहे हैं, और इधर जा रहे हैं तो ये पूरब, और इधर जा रहे हैं तो ये पश्चिम। मैंने इस चीज़ को मैंने पकड़ा, ठीक है, यानी इसने कहा कि उत्तर जा रहे थे, इसीलिए मैंने ऊपर ले गया स्टार्टिंग पॉइंट से, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे ऊपर ले गया, ठीक। उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। यहाँ पर एक बार नीचे में पढ़ लेना चाहिए, क्या कहा है कि 90 डिग्री का मोड़ लेता है। 90 डिग्री समझते हैं ना, कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस तरह से। तो इस बात को उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या, आप अपने आप को इस जगह रख कर देखिए कि आप ही इस जगह पर चल रहे, ऊपर की ओर चल रहे हैं, है बात समझिएगा। तो आप दायां मुड़िएगा तो कंधा मुड़िएगा, हिलने ना मुड़िएगा। तो इधर तो कितना 100 मीटर, कितना 100 मीटर। अब ज़रूरी नहीं है मैं इंची टेप से नाप कर नहीं लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसे मान लो, लेकिन 100 चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है। अब यहाँ पर आप ऐसे जा रहे हो तो आप दाएं किधर, इधर मुड़ोगे। इसका एक कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछली वीडियो में बताया, उसको समझिएगा जाकर, ठीक है। तो फिर दाएं मुड़ा और 30 चला, अच्छा 30 से चला है, तो इस हिसाब से जब 30 यहाँ तक गए तो ये भी कुछ इसी के आसपास आएगा, है ना, तो कुछ इसी के आसपास आएगा, तो ये 30 चला। फिर वह दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 70 चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक 100 था, तो इससे थोड़ा सा कम मान लेते हैं, यहाँ तक चला, ये 70 चला, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 चलता है, बाएं मुड़कर 50 चढ़ता है। तो ये बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉक, इधर इधर, दायां मुड़ता तो ऊपर जाता, लेकिन बाएं मुड़ा तो इधर, तो इधर कितना 50 मीटर। अंत में दाएं मुड़ता और 30 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ना और 30 चला, ठीक है, ये 30 चला। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और वह जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया। अंतिम स्थिति उसकी ये है, अंतिम स्थिति ये है, ठीक है। तो अब कह रहा है रवि बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ से नीचे है। नीचे मतलब अगर कह सकते हैं कि तो सेम टू सेम एकदम सीधा में है, क्योंकि हर एक जगह 90 डिग्री का मोड़ लिया है, हर एक जगह 90 डिग्री का मोड़ लिया है, ठीक है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक देखिए, अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये भी 70, तो ये कहानी ख़त्म। तो ये बचा होगा 30 है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है 30 ही है। तो ये दोनों जब आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये इसके सीधे ये बना होगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। चलिए, तो इस यहाँ से ये नीचे की ओर है, कहाँ है, नीचे की ओर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। नीचे की ओर होने का मतलब दक्षिण में है, तो पश्चिम वाला आंसर नहीं होगा, उत्तर वाला नहीं होगा, पूरब वाला नहीं होगा, दक्षिण वाला होगा। और 50 मीटर जरूरी है, निश्चित निकलेगा कि यहाँ पर देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक 50 है तो ये वाली भी तो 50 से होगा, समांतर रेखा को देखा जाए तो ये 50 मीटर। तो हमारा ये 50 मीटर राइट आंसर। कहाँ, ए से दक्षिण में। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ कहा भी है कि बिंदु ए से कितनी दूर है और किस दिशा में, तो इस बात को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए कथन, तो ये सब तो हम कहते हैं कि मत पढ़िए। झोंकाने का मतलब यही होगा कि पूछ रहा होगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा नहीं है, इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें पढ़ने में। हालांकि क्वेश्चन में लिखा जाता है तो मैं यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ कि ताकि आपको एग्जाम वाली फीलिंग आए। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या,
कुछ पार्क पुस्तकालय है, कुछ पार्क जो है वह पुस्तकालय है। पार्क समझते होंगे यानी गार्डन। कुछ पार्क जो है पार्क वह पुस्तकालय है, इसका कुछ हिस्सा पुस्तकालय यानी बुक स्टॉल कह सकते हैं या तो पुस्तकालय। यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ चलिए पूरा नहीं लिखा, इतना सा लिख दिया। कुछ बैंक पुस्तकालय यानी बैंक का कुछ हिस्सा, आपका जो बैंक का कुछ हिस्सा है वह पुस्तकालय है। तो ये बैंक बन गया, बैंक का कुछ हिस्सा जो है पुस्तकालय में मैंने घुसा दिया। सभी स्कूल बैंक है, सभी स्कूल क्या है, बैंक है। ये जो स्कूल वाला बेचारा आया है वह बैंक के अंदर घुस गया है, सीधे सीधे बैंक के अंदर घुस गया है, क्योंकि इसने कहा कि सभी स्कूल बैंक है। अब जरूरी नहीं है कि इससे, देखिए जितना सा आपको कथन में कहा जाए उतना सा ही कीजिए, बात समझ रहे हैं। होने का ये स्कूल इसको भी टच कर सकता था, लेकिन इसमें कहा नहीं है कि ये जो है पुस्तकालय से रिलेटेड है। कहीं पुस्तकालय से बैंक का रिलेशन नहीं कहा गया है, या बैंक का रिलेशन कहीं पार्क से नहीं कहा गया है। तो इसलिए मैंने इस तरह का डायग्राम, इसका और भी बन सकता है, और वहाँ पर उस तरह के जब बनेगा तो वह संभावना वाली क्वेश्चन होगा, इस बात को समझिएगा। तो ये इसका ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है। तो अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ बैंक स्कूल है, इसने कहा क्या कुछ बैंक स्कूल हो सकता है? तो एक बात बताइए, बैंक के अंदर सभी स्कूल है, तो क्या कुछ बैंक स्कूल का हिस्सा नहीं हो सकता है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, क्यों नहीं होगा। अगर बैंक के अंदर पूरा का पूरा स्कूल है तो कुछ बैंक भी, तो ये इतना सा जो ये स्कूल वाला जो हिस्सा है ये भी तो बैंक ही होगा, यानी ये बैंक का कुछ हिस्सा ही तो है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, तो पहला नंबर तो सही, पहला नंबर सही। देखिए एग्जाम में भी जो आप कीजिएगा, आपको करने का हम तरीका बता रहे हैं, वहाँ पर आपको जैगो निष्कर्ष दिया रहेगा उतना नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4। अगर 4 को निष्कर्ष दिया रहा था, तो अगर यहाँ पर 2 को दिया तो मैं 2 को लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं कटपुट करूँगा, बात समझिएगा यहाँ पे। क्योंकि इस तरह से, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि ये सही है, वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको कॉपी पर लिखना होगा, तो कॉपी पर मतलब क्या, साइड से 1 2 लिख लीजिए। कुछ पार्क बैंक है, कुछ पार्क, तो इसने देखिए पार्क और बैंक से रिलेशन पूछ रहा है, क्या दिख रहा है? नहीं, हो सकता है, संभावना है, लेकिन कन्फर्म नहीं, और जो कन्फर्म नहीं तो वो आंसर नहीं, तो ये बात नहीं होगा। तो सिर्फ इसका एक अनुसरण करेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ये 30वां वीडियो है दोस्त, और ये मेरे उम्मीद से मैंने कहा था कि ये लास्ट वीडियो होगा, लेकिन मेरी उम्मीद से और इसे कुछ दिन तक चलाना चाहिए। और आप लोगों का भी कमेंट मैंने देखा, तो आप लोगों ने भी कहा कि उसको कुछ और दिन तक कंटिन्यू रखिए। तो चलिए कोई बात नहीं, और कुछ दिन तक चलाते हैं, इसके बाद मैं जेई का पेपर करा दूंगा, बात समझ। इस मंथ तक चलने देते हैं, ये सीरीज को इस मंथ तक चलने देते हैं, जिससे कि आप लोगों का और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, और इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। आज मैं 300 वीडियो का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। हालांकि मैं उसका क्यूआर लास्ट में लगाया हूँ, देख वहाँ से स्कैन करके जुड़ जाइएगा। तो ये वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को। 8 लड़कियां ABCDFGH है, केंद्र की ओर उन्मुख करके वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी है, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी है, ठीक है। A B के दाएं से दूसरे, तो चलिए पहले वर्ग बना लेते हैं। ये रहा वर्ग, ठीक है, चारों ओर बैठी है और केंद्र की ओर मुंह करके। अगर ये जगह कुछ रखा होगा, मान लीजिए सब लोग ताश मिलकर खेल रहे हैं, तो इधर देखेगा, सब लोग कहाँ देखेगा, यहाँ पर कुछ कोना पे बैठा होगा, कुछ भुजा पर बैठा होगा, कुछ इस प्रकार से बैठा होगा। 8 लोग बैठे हैं, बात समझ रहे हैं। तो सबका मुंडी कहाँ है, ये प्लेट पे। हो सकता है यहाँ पर पकौड़े उकड़े रखा हो, बात समझिएगा। तो इस प्रकार से बैठे हैं 8 लोग, ठीक है। अब इसको बैठाने का कोशिश करते हैं, और इसको करने, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आसानी से आप कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, A B के दाएं से दूसरे, B के दाएं से दूसरे,
दायां जाने का मतलब अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो आपका दायां किधर, इधर जाएंगे, बायां किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो किसके दाएं? बी के दाएं। तो बी बेचारा यहाँ बैठा है और इसका दायां दूसरे स्थान पर, इसका दायां दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दूसरे स्थान पर कौन? पहला, दूसरा, ए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, एक चीज तो मैंने किया, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। बी या ए से रिलेटेड वाक्य को ढूंढिए कि कहां पर है बी या ए से रिलेटेड। ये वाला तो डाटा नहीं है, यहाँ एफ और ई की चर्चा हुई है, तो इस लाइन को मत लीजिए, यहाँ एच है, यहाँ पर हमें ए भी दिख गया। अब इसी को मैं पकड़ूंगा। जरूरी नहीं है कि आप शुरू से पढ़ते हो, इस तरह के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है। अब बी और ए से रिलेटेड शब्द को ढूंढिए कि कहाँ है। तो हमें यहाँ दिख गया। इसने कहा है कि जी जो है ए और बी के मध्य में बैठा है, तो ए और बी के मध्य में जी को बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब और समझिए थोड़ा गौर से, ठीक है। अब इन्हीं तीनों से रिलेटेड वाक्य को ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ डी एच है, यहाँ बी है। चलिए यहाँ पर बी आ चुका है, क्या हुआ है? बी आ चुका है। इसने कहा डी एच के ठीक बाएं है, एच के ठीक बाएं है, जो कि बी के ठीक बाएं है, जो कि बी के, जो किसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? जो इस एच के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी एच जो है बी के ठीक बाएं है। बात समझ रहे हैं? और ये इसने कहा डी एच के ठीक बाएं, यानी डी जो है इसके बाएं है, इसके बाएं। यहाँ तक समझ में आई क्या? तो आपका जवाब कंफर्म होना चाहिए कि हाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ढूंढेंगे, सी और डी के मध्य में केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी से रिलेटेड वाक्य मिल चुका है, सी और डी के मध्य में एक व्यक्ति, तो सी को यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ कौन बैठा है नहीं पता, तो नहीं पता। अब आगे चलते हैं, चलिए। अब यहाँ पर शुरू वाला वाक्य को देखिए, ठीक है। एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, दायां मुड़ने का मतलब क्या? ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना। और ई के दाएं, पहला, दूसरा, एफ। क्या कोई अब जगह बचा क्या? और इसने ये भी कहा था एच के बाएं से चौथे है, एच के बाएं से चौथे कौन? ई। तो बिल्कुल है, देख लीजिए बायां दायां दोनों तरफ से चौथे होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये टोटल बैठ गए। तो अब जी के दाएं से चौथा कौन पूछा है, तो जैसे ही 8 व्यक्ति की चर्चा करें तो उसके विपरीत में चौथा उसके कोनिया वाला ये होगा, चाहे वह दायां बात करे बायां बात करे, दोनों एक ही आंसर होगा। तो जी के दाएं से चौथा कौन? एफ होगा। गिन लीजिए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एफ। तो एफ इज राइट आंसर। क्या बात को समझ रहे हैं? तो ई जी यहाँ पर मैंने एफ इज राइट आंसर इंग्लिश में बोला। कुछ दोस्त कमेंट किए थे कि इंग्लिश में क्वेश्चन होता तो अच्छा होता। एक बात बताइए दोस्त, अगर हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश होती तो क्या मैं सीजीएल और एसएससी में नहीं जा सकता था? एसएससी, एमटीएस, एचएसएल, ये सब में नहीं जा सकता था? जा सकते थे दोस्त। बात समझ रहे हैं? तो मैं नहीं गया, अगर किसके वजह से? इंग्लिश के वजह से। बात समझ रहे हैं? हालांकि फिर मैं गया तो फिर गया कहाँ? तो मैं गया ना एनटीपीसी, ग्रुप डी दोनों का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आया। बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखिए, सभी बैग किताबें हैं। ये भी कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो कथन को देखिए, इसको मत पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको मत पढ़िए, ये आपका टाइम वेस्ट है। बात समझ रहे हैं? तो टाइम को ख़राब करेगा ये सब, आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए इतनी बड़ी डाटा लिख देता है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सभी बैग किताबें हैं, सभी बैग किताबें। तो जितने भी बैग हैं ये किताब के अंदर आएगा। कितने का? किसके अंदर? किताब के अंदर आएगा, ठीक है। और कोई बैग पेन नहीं है,
इस बैग से रिलेटेड पेन का रिलेशन नहीं है, पेन का रिलेशन बैग से नहीं है, इसके रिलेशन नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसको टिक लगाइए। हालांकि इससे रिलेशन हो सकते हैं, किताब से रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन बैग से रिलेशन नहीं होंगे। क्या बात को समझ रहे हैं? कुछ कॉपी बैग है, कुछ कॉपी बैग यानी बैग का कुछ हिस्सा कॉपी है। अब यहाँ पर देखिए, ये किताब का बिना बताए हिस्सा में आ गया कॉपी, तो इस तरह के भी सवाल आएंगे। तो ये इसका सही डायग्राम है। तो अब यहाँ पर देखिए, होने का इसका और भी डायग्राम बन सकता है, लेकिन जो कहा है निष्कर्ष यानी कथन, उसके हिसाब से ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है यानी किताब का कुछ हिस्सा कह रहा है कि पेन है। हो सकता है, संभावना है, लेकिन कन्फर्म होगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। कन्फर्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये इससे मिल ही जाए। बात समझ रहे हैं? हो सकता है कि ये इससे मिले, हो सकता है कि इससे ना भी मिले, क्योंकि इसने मुंह फोड़ के तो नहीं ना कहा है कि हम तुरंत में जैवे करेंगे, नहीं कहा है। तो इसलिए ये संभावना वाली बात है, तो ये वाला तो नहीं होगा। एक खत्म। जैसे यहाँ पर मैंने पहले बताया नहीं कि आपको एग्जाम में क्या करना है, 1 2 3 ऐसे लिखना है। तो एक वहाँ पर तो कट नहीं लगा सकते, तो आप एक में कट। बात समझ रहे हैं? अब दूसरी बात समझिए, सभी किताबें कॉपी है, सभी किताबें कॉपी है। तो क्या हम इसकी भी गारंटी कह सकते हैं कि सभी के सभी किताब जो वह कॉपी के अंदर आ जाए? क्या हम इस बात को कह सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, कह तो नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि ये डायग्राम इससे रिलेटेड हो, ये डायग्राम इससे रिलेटेड हो। या तो ये कॉपी का जो बोला कि कुछ बैग कॉपी है, अच्छा यहाँ पर क्या कहा है, कोई बैग पेन नहीं है, कुछ कॉपी बैग है। यानी इस फिगर को ऐसे भी हम बना सकते हैं, कॉपी, ये क्या कॉपी का ऐसे यहाँ पर इस कॉपी को यहाँ बना सकते हैं। तो ये रियलिटी है, ये वाला रियल पॉसिबल हो सकता है। बात समझ रहे हैं? हालांकि अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये सही होगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मेरी बात को और थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है? कोई पेन कॉपी नहीं है, कोई पेन कॉपी का हिस्सा नहीं है, तो इससे इसके और इससे इसमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हो भी सकता है, लेकिन हो भी सकता है कि ये पेन यहाँ पर बन जाए, ये पेन वाला रिलेशन यहाँ पर बन जाए। और अभी भी देखा जाए तो ये इस बैग से कोई रिलेशन नहीं, इस बैग से कोई रिलेशन नहीं है। क्या इस तरह का बन सकता है कि नहीं? कोई पेन कॉपी नहीं है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो ये दोनों संभावना वाली बात है। अब मैं आंसर की ओर चलता हूँ। ये मैंने तीनों कैलकुलेशन जो है निकाल लिया। बात समझ रहे हैं? तीनों स्टेटमेंट से ये तीनों कंक्लूजन को मैंने निकाल लिया, ठीक है? केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है। नहीं दोस्त, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 3 भी अनुसरण करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, केवल 3, केवल 3, केवल नहीं। अगर मैं 3 को सही मान रहा हूँ, इसका हिसाब से 2 भी सही होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नहीं भाई, कोई तो कर रहा है अनुसरण, ये दोनों कर सकता है, ये दोनों कर सकता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि नहीं करता है, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर कहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। यहाँ पर करते के जगह पर कर सकते हैं या संभावना वाली बात लिख देता तो और बेहतर होता। हालांकि आपको ये आंसर ना चाहते हुए भी मारना पड़ेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर यही होगा, 2 और 3 अनुसरण नहीं करते हैं। अगर मेरी पूरी बात को गौर से समझे होंगे तब आपको ये प्रश्न समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि मैं इसमें कहना क्या चाह रहा था, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, बाकी बात बने रहिए और इस तरह के प्रश्न को लाएंगे, आपका और भी क्लियर होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या कहा है कि NLA इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है।
हम क्या इस सबको पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट करने का कोशिश कीजिए ना। यहाँ पर डैश है कि यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर दो को क्या भराएगा, ठीक। तो इसको करने का दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको गिनिए और बांटिए, जैसे कि 1 2 3 4 जो भी डाटा हो उसके बाद उसके हिसाब से 3 4 भाग में बांट सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, आप सबसे बड़े डाटा को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ NLA लिखा है, इसका मतलब हम यहाँ पर A पुट कर सकते हैं क्या? NLA नहीं, काम नहीं चलेगा। उसके बाद XN, अच्छा N सब जगह दिख रहा है, N हमको हर एक जगह दिख रहा है, तो X यानी N के पहले X आएगा, तो यहाँ पर X पुट करेंगे, N के पहले X आएगा, यहाँ पर X पुट करेंगे। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? देखिए, करने का जरूरी नहीं कि आप इसको भाग में कई भागों में तोड़िए फिर जाकर पुट कीजिए, एक सीरीज बनाइए। पकड़ने का आप किसी तरीके से इसको पकड़ सकते हैं, जो सही तरीका उस तरीके को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इससे जल्दी बनता है और कुछ नहीं, बनने नहीं का आप उससे भी कीजिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कम्मा स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर एक्स आना चाहिए। क्या इसमें तीसरा स्थान पर एक है क्या, एक्स का है क्या? तो नहीं, ये गलत। इसमें है, इसमें है, इसमें, तो अभी 3 ऑप्शन मेरे पास है, 3 ऑप्शन मेरे पास है। अब एक्स के पहले एफ आया है, एक्स के पहले एफ आया है, एक्स के पहले यहाँ भी एफ ही आएगा दोस्त, क्योंकि हर जगह एक्स के पहले एफ है, एक्स के पहले एफ है, तो यहाँ भी एफ आएगा, यानी इसके लास्ट में एफ होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्या बात समझ रहे हो? ठीक। अब देखिए हुआ क्या है, एन के बाद एल, और यहाँ भी एन के बाद एल दिखा, यहाँ भी एन के बाद एल दिखा, तो आपको डायरेक्ट एन के बाद एल लगाना चाहिए, नहीं दूसरा स्थान पर एल आनी चाहिए। दूसरा स्थान पर एल नहीं है, एक ही ऑप्शन में, काम खत्म। अब जरूरी है कि पूरा इसको मैं तोड़ूं और बांटूं? नहीं ना, तो बात को समझिए, तरीका कहाँ है, कहाँ रह रहे हैं लोग पीछे, बात समझ रहे हैं? तो कोशिश कीजिए। हम इसलिए नहीं कहते हैं, आप शुरुआत में अगर देखकर भाग जाइएगा कि सब्सक्राइबर कम है, वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप मिस कर जाइएगा। हम मानते हैं कि वॉइस हो सकता है नहीं अच्छी आए, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी अच्छी सेटअप नहीं है। सिर्फ मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, उसी से मैं करता हूँ, और एक मतलब कि माइक है, और वो भी अच्छी माइक नहीं, 400-500 के माइक है, इससे ज़्यादा का नहीं, तो नहीं आती है अच्छी दोस्त। जो भी आती है बस वही देखिएगा, जो भी वॉइस है, लेकिन ये मेरी रियल वॉइस नहीं है, ये एडिटेड वॉइस है। रियल वॉइस हो सकता है कब मिले पता नहीं। तो ये देखिए, हालांकि अधिकतर वीडियो में मेरी यही वॉइस रहती है, किसी किसी वीडियो में वॉइस चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को मैं पुनः करा रहा हूँ क्योंकि मेरी सिस्टम हैंग कर गई थी, तो ओके समझिएगा, ठीक है। तो कहता है एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे। तो इसको करने का जो सही तरीका होगा, आप इसको उतार लीजिए, JUPITER, उसके बाद इसके नीचे इसको उतारिए, KSSEYY, ठीक है। उसके बाद ये URANUS, उसके बाद ये VPDJZM, ये है। इसको ऐसे मैंने उतार लिया। तो हमसे पूछा है इसके बारे में, कि अर्थ के बारे में, EARTH, इसका क्या होगा, इसका यहाँ पर क्या फील होगा, ठीक है। तो ये हमसे पूछा है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक चीज़ तो कन्फर्म याद होनी चाहिए,
जितने भी ए से लेकर जेड तक लेटर हैं उसके प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कन्फर्म, तब आप इसको जो है कि फास्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे जे से के एक ऐड हुआ है, कैसे मैंने यहाँ पर पकड़ा, जे 10 पर के 11 पर, तो ये 10 से 11 हुआ है तो इसका मतलब एक ऐड हुआ है। 21 से 19 हुआ है तो इसका मतलब 2 घटा है। फिर यहाँ 16 से 19 हुआ है, 3 जुटा है। फिर 9 से 5 हुआ है तो इसका मतलब 4 घटा है। फिर यहाँ पर 5 जुटा होगा। फिर यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यही हुआ होगा, यहाँ पर 6 घटा होगा, यहाँ पर 7 जुटा होगा, कुछ इसी प्रकार से हुआ होगा। सेम टू सेम इसमें हुआ होगा, यही कार्यक्रम हुआ होगा, 1 जुटा होगा, 2 घटा होगा। अब चेक कर लीजिएगा, मेरे में से यही होगा, हालांकि इसमें चेक करते हैं आप। एक पहले जुटा है, फिर 1 जुटा है, 2 घटा है, 1 जुटा है, यानी यहाँ पर 3 जुटा है, फिर 4 घटेगा, फिर 5 जुट, क्या यार, मैं इसलिए फास्ट करा रहा हूँ कि फिर कब हैंग कर जाए पता नहीं। ये 4 घटा, यहाँ पर 5 जुटेगा। तो देखिए, ई में 1 जोड़िएगा एफ, ए में 2 घटाइएगा वाई। अब कैसे वाई आया, ए का वैल्यू रियल में 25 नहीं, यहाँ पर 27 है, 27 में 2 घटाइएगा तो 25 होगा, और 25 पर क्या होगा, वाई होता है 25। देखिए 27 कैसे, देखिए जेड के बाद ही तो ए आएगा ना, पुनः घूम के जेड के बाद ही तो आएगा। तो जेड का मान कितना, 25, जेड का मान 26 और ए का मान 1, तो इसका मतलब इस यहाँ पर ए होने का मतलब ये 27 है। बात समझ रहे, तो एफ वाई किस में, इसमें नहीं है, ये ख़त्म। उसके बाद 3 जुटेगा, 18 3 21, यू इसमें नहीं, ये ख़त्म। उसके बाद 4 घटेगा तो 16 पी इसमें नहीं है, ये ख़त्म, एक ही आंसर, कहानी ख़त्म। बात समझ रहे, तो ये प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तब जाकर आप बना सकते हो इसको फास्ट, जैसे मैंने किया। बात समझ रहे, हालांकि यहाँ बहुत टाइम लग गया, लेकिन अगर मैं इसको चाहता तो मन ही मन कैलकुलेट करके, यानी सोच के बना देता। बात समझ रहे, एक निश्चित कोड भाषा में बिलिस को ये फिर वही चीज़ है। बात समझ रहे, तो यहाँ पर उसी तरह लिख लीजिए BLISS के, इसको जो बनाया है क्या बना दिया, KSNVT। उसके बाद क्या है, लाइट, LIGHT, इसको बना दिया UPLKU, यही ना बनाया है। तो हमको वाइट के बारे में पूछा है, WHITE, ये हमसे पूछा है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या हुआ है, 2 और 11 9 बढ़ा है, 12 तो और 19, तो यहाँ पर 7 बढ़ा है, फिर 9 और यहाँ पर 14, यहाँ पर 5 बढ़ा है, फिर यहाँ पर 19 3 बढ़ा है, यहाँ पर 19 1 बढ़ा है, तो 1 ऐड हुआ है। तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप फास्ट कर सकते हो। तो सेम टू सेम इसमें भी वही कंडीशन लगा होगा मेरे उम्मीद से। यहाँ पर क्या, L 12 पर, U 21 पर, यहाँ पर भी 9 बढ़ा है, यहाँ I 9 पर, P 16 पर, यहाँ पर 7 बढ़ा है, यहाँ पर 7 5 12 5 बढ़ा है, 8 3 11 3 बढ़ा है, 20 1 21 1 बढ़ा है। तो इस सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि पहले 9 बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये W जो वैल्यू होता है 23 होता है, कितना होता है, तो 23 में आप 9 बढ़ाइएगा तो इसका मतलब कितना, तो 32। लेकिन 32 पर कोई डाटा आता है क्या, नहीं आता है, तो आप इसमें 26 घटा दीजिए, जेड तक घटा दीजिए, तो यहाँ पर घटकर कितना आएगा, 6 पर तो कोई डाटा आता है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ 6 पर क्या आता है, एफ आता है। क्या आता है, एफ, यानी यहाँ पर 9 बढ़ चुका है। बात समझ रहे, 8 में 7 बढ़ाना है, तो 8 7 15, 15 पर ओ आता है, 9 में यहाँ आई का वैल्यू 9, तो यहाँ पर एन हो जाएगा क्योंकि यहाँ आई को 9 ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 3 बड़ा है तो 20 3 23 डब्लू, तो FONW एक ही ऑप्शन में। अच्छा और ऑप्शन में है क्या,
है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो नहीं है। चलिए यहाँ पर कितना बड़ा, एक बड़ा है, तो 5 1 6 एफ, लास्ट में एफ होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो ये राइट आंसर। ये वाला तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर डब्लू नहीं है, तो ये वाला नहीं, तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, तो इतना फास्ट आप भी कर सकते हो, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए जैसे हमें है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 4 9 16 29 और 50 ये है। तो पहले दो को ऐड किया, यानी कहने का मतलब कि इस 4 में 9 को ऐड किया, हो गया कितना 13, और 13 हो गया, इसमें मैंने 3 जोड़ दिया, तो ये वाला पुर गया। ठीक है, ये वाला पुर गया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 16 9 25, इसमें 4 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 29, 29 बन गया, ये क्या हो गया 29। फिर इसमें इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो 9 6 15, 2 1 3 1 4, तो कितना हुआ 45, और इसमें मैं कितना ऐड करूँगा 5, तो ये कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। तो फिर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 5 2 7, और इसमें कितना ऐड करूँगा, इसमें 3 ऐड किया, इसमें 4, इसमें 5, तो इसमें आपको 6 ऐड करना होगा, तो 79 6 85, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्यथा आप दिमाग लगाते रह जाइए, देखिए कि कितना टाइम लगने वाला है। देखिए रीजनिंग वो चीज़ है, अगर एक बार में घुस गया दिमाग में तुरंत बन जाएगा, नहीं तो फिर दिन भर भी आप खटा दीजिए ना, अगर नहीं क्लिक किया दिमाग में तो फिर आपका टाइम लगना फिक्स है। तो इसमें मैंने क्या किया, इस बात को समझिए कि इसमें आखिर मैंने क्या किया। यहाँ पर पहले 2 लेटर को मैंने जोड़ा, तो कितना आया, तो आपका जवाब होगा इन दोनों को जोड़ने पर 13 आया, और 13 में मैं 3 ऐड किया तो 16 आया। फिर इन दोनों 2 लेटर को ऐड किया तो 25 आया, उसमें 4 ऐड किया तो 29 आया, जो कि यहाँ है। फिर इसमें इन दोनों को ऐड किया, फिर यहाँ, फिर इसको ऐड किया, फिर 6 जोड़ दिया, तो ये 85 आ गया। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर अगली संख्या क्या होगा 85 होगा। कुछ इसी प्रकार से डाटा चल रहे थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में पूछा था और कहा भी था, अगर केजीएफ आपने केजीएफ मूवी देखा होगा तो आप ये इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे दीजिएगा। तो देखिए, कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से प्रसिद्ध है? सोने की खनन से। कुछ याद आया? याद आ गया होगा, और कुछ दोस्तों ने आंसर सही भी दिया था। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में देना है। ओके, तो यानी दाब की इकाई नहीं हो सकती है, ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिएगा क्या आंसर आता है। ठीक है, बाकी बात यह है टेलीग्राम का क्यूआर, जिससे जुड़ सकते हैं आप लोग, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैसे? अगर पीडीएफ चाहते हैं तो यहीं मिलेगा, क्यूज टाइप क्वेश्चन यहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं फालतू चीज़ें नहीं डालता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो अगर नहीं, इससे क्यूआर से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो बाकी बात क्या बोलूँ, इतना देर रुके देखे उसके लिए धन्यवाद। तो अगर आपको पसंद आई होगी थोड़ी सी भी तो एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे हौसले को बढ़ाइएगा लाइक करके, और क्या। और हो सके तो अपने स्टडी ग्रुप या भाई बंधु सखा सहेली जो भी है शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मतलब कि और भी थोड़ा सा मनोबल बना रहे। बात समझ रहे हैं? जिससे कि और भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, अच्छे अच्छे तरीकों को आप लोगों को मतलब आप लोगों के बीच लाऊं, जिससे कि आपको एग्जाम तक आते आते बहुत फ़ायदा मिल सके। बात समझ रहे हैं? तो देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? कोई दूसरा ना समझ कर भाई समझ कर ही कोशिश कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को अपना भाई समझ कर ही इस तरह के वीडियो और इस तरह की कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दोस्त जानता हूँ कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि वे बहुत कमज़ोर हैं।
बात समझ रहे हैं? तो वो क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि वो एक सही तरीका को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि इसकी क्या सही तरीका हो सकती है सॉल्व करने की। और वो सही तरीका तक पहुंचने में वो हो सकता है कि साल लगा दे, 2 साल लगा दे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि दोस्त, उन सब दौर से मैं भी गुजरा हूँ और हमें पता है कि कहाँ किसको कब कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है। तो बेहतर है कि आप समझने का कोशिश कीजिए। बाकी बात और क्या बोलूँ, बाकी बात तो आप समझदार हो ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।